co-powered by Techno। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आखिरकार वो दिन आ गया है जिसका ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हां, आज फेड बैठक का फैसला आने वाला है। हालांकि हम जब बाजार हमारे बंद होंगे तब ये फैसला आता हुआ देखेगा, तो हम कल इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए देखेंगे। लेकिन इस बैठक में क्या फ़ैसला हो सकता है, इस पर हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और उससे पहले एक दिन पहले कैसे आपको रणनीति बनानी है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। sharadmishra.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। गुड मॉर्निंग संदीप जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। तो सर, मार्केट हम देख रहे हैं कि ये जो बहुत अहम फैसला आने वाला है फेड का, उससे पहले 2 दिन से लगातार बाजार में मजबूती देखने को मिली। हालांकि बहुत स्लाइट गेंस देखने को मिले, तो अब कह सकते हैं कि एक तरह से बाजार कॉशियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी दूसरे दिन लगातार हरे निशान के साथ ही मार्केट्स में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। निफ्टी 35 अंक चढ़ के बंद हुआ। सेंसेक्स में आप देखें तो ऑलमोस्ट 100 अंकों के आसपास की गेंस थी और बैंक निफ्टी 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कल के सेशन में महज 35 अंकों के आसपास की मजबूती देखने को मिली। इंटरडे में 25,441 तक निफ्टी पहुंच गया था। 25,445 का रिकॉर्ड हाई है, तो उससे महज 4 पॉइंट के आसपास की दूरी थी और क्लोजिंग बेसिस पे 25,400 का लेवल पहली बार निफ्टी ने अचीव किया है। तो ये एक अपने आप में कीर्तिमान हम कह सकते हैं। लेकिन दिन के दौरान हम 25,352 तक यानी कि 25,350 के आसपास तक फिसल गए से वहाँ से करीब 66 अंकों के आसपास की रिकवरी लेकर हमने देखा कल निफ्टी में क्लोजिंग होती हुई दिखी है। और सेंसेक्स ने तो इंट्राडे में नई रिकॉर्ड ऊंचाई भी छुई थी और बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन 52,000 का जो की लेवल है उसके ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। तो जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं वो कहीं ना कहीं बाजार को सहारा देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो निफ्टी के लिए सर 25,400 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी इसके ऊपर टिक पाने में। हालांकि रिकॉर्ड हाइज बन रहे थे, लेकिन जो क्लोजिंग आई है 25,400 के ऊपर, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं और अब कितनी तेज़ी आपको नज़र आ रही है निफ्टी में? जी तो देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस फेड का क्या रुख रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स बढ़ करके आया, सीपीआई का नंबर अगस्त में बढ़ करके आया, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है बाजार में। अगर आप देखें तो करीब 63% मार्केट पार्टिसिपेंट यूएस में मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। बैंकिंग स्पेस में आप देखें यूएस में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप सीबीओ 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखें तो 368 बेसिस पॉइंट से गिर रही है। मुझे लगता है 330 बेसिस पॉइंट तक करीब यहाँ 35-36 बेसिस पॉइंट का एक करेक्शन आना चाहिए। और ब्रेंट क्रूड को आप देखें तो एक बेस 65-60-70 डॉलर के आसपास बन गया है और ये ऊपर की तरफ चल रहा है। सिमिलरली आप नैस्डैक और एसएनपी को देखेंगे तो नैस्डैक ने भी अगस्त के लोज को 3 बार टेस्ट किया, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। सेम इज द केस विद एसएनपी ऑल्सो। देखिए अब आप ये सारा सेटअप आप देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट भी आता है तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि फेड चेयरमैन की कमेंट्री कैसी रहती है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है कि 2025 के अंत तक करीब 250 बेसिस पॉइंट का कट आना चाहिए। तो क्या कमेंट्री रहेगी, बाजार उसको ज्यादा रिस्पॉन्ड किया तो 2 सिनेरियो है। पहला है तो 50 बेसिस पॉइंट का कट आए, आपको एक थ्रू आउट रैली देखने को मिल सकती है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट भी आया और कमेंट्री अच्छी रहती तो भी हमें एक बुलिश बेस पे देखने को मिल सकता है। अब अगर आप निफ्टी को देखिए तो 25,290, 25,336 ये एक सपोर्ट का जोन है। 25 आप देखेंगे 25,290 बेसिकली 25,400 के पुट राइटर का बेस है, तो ये जोन नहीं टूटना चाहिए। यहां पर कन्विंसिंग पोजीशंस पुट राइटर्स की हैं 25,400 के स्ट्राइक के। तो मुझे ऊपर की तरफ लगता है 25,400, 30,445 का ब्रेकआउट आएगा और 25,526, 560 की तरफ निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो एक बेस 51,920, 51,920 के आसपास बना हुआ है। ये 52,200 की एट द मनी स्ट्राइक के पुट राइटर का बेस है, ये नहीं टूटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ऊपर की तरफ 52,340, 410 पहला टारगेट, और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बड़े टारगेट ऊपर की तरफ 52,800 की तरफ बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। आप आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का टेक्सचर देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो मुझे लगता है कि कल का डे बहुत, आज का डे बहुत कन्विंसिंग, बहुत ही डिसाइसिव है। मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग अगर आज होती है तो बिल्कुल हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का भी बनाकर रखना चाहिए। ओके, तो गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बना के चलनी है। 25,526, 25,560 तक के जो लेवल्स हैं वो निफ्टी में नज़र आ सकते हैं, और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 52,340, 52,800 तक की जो तैयारी है वो अब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 53,000 के ऊपर, 53,350 के आसपास अगर मुझे सही याद है तो बैंक निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया था। क्या आपको लगता है सर इसी हफ्ते या फिर फेड के फैसले के बाद ये रिकॉर्ड हाई भी लग जाएंगे बैंक निफ्टी में? जी, अगर देखिए 52,340, 410 ये बेसिकली 52,200 के कॉल राइटर का बेस है। टूट गया तो कॉल राइटर डिफेंसिव होगा, आउट ऑफ मनी होगा, पोजीशन कवर होंगी, बड़ी पोजीशंस कवर होंगी। इसके बाद जो आपको रैली देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको इसके बाद ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी आपका बनाता हुआ दिखाई दे। इस कंडीशन में आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पे ध्यान रखें। छोटे बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा आप जो है सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक, यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये कुछ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा पर ध्यान रखें। तो ये कुछ एक बैंक है जहां पर आप बिल्कुल लॉन्ग साइड पे पोजीशंस देख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे बैंक्स हैं जहाँ पे अभी भी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये अगर बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइज बनाता है तो ये स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर हम सेक्टोरल रुझान की बात करें सर तो रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफ्रा, ऑटो, इनमें हमने देखा है कि रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो यूजुअली जो रेट सेंसिटिव्स होते हैं उनमें एक्शन लेके आती भी है। और सारे आप देखिए सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें या तो लोन लेके काम होता है या कंपनीज ज़्यादा कर्ज के ऊपर कामकाज करती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पे पहले से ही देखने को मिल रहा है, इन एंटिसिपेशन कि अगर यूएस में रेट कट होगा तो कभी ना कभी तो इसे आरबीआई भी फॉलो करता हुआ दिखेगा। मीडिया, पीएसयू, मेटल और पीएसयू बैंक ऑन द फ्लिप साइड हमने देखा गिरावट के साथ कल के सेशन में इंडेक्स में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। तो हीरो मोटो, बजाज ऑटो ये तेज़ी में लीड कर रहे थे, निफ्टी के गेनर्स थे, एयरटेल भी इसमें शामिल था, और टाटा मोटर्स ये तो इनफैक्ट 13 में से 11 दिन लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और आयशर मोटर्स, अदानी पोर्ट्स ये भी निफ्टी के लूजर्स में ही शामिल थे। तो सर ये दो रियल्टी शेयरों में तेज़ी बन रही है, अब तो ये रेट कट के होप भी इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल जो डिमांड है पूरे सेक्टर में वो तो स्ट्रांग है ही है। क्या इस तेज़ी में अभी भी खरीदारी की जा सकती है? कोई नाम आपके जहन में है? जी, तो देखिए ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे ना केवल हाउस रेजिडेंशियल, बट अगर आप देखेंगे लीजिंग, इनके पास काफी प्रॉपर्टी है जहां पर लीज रेंटल्स इनके पास आते हैं, वहां से यील्ड बहुत अच्छी है। अदर देन दैट अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट पे भी इनका एक अच्छा पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक बिल्डअप अच्छा है, और ये स्टॉक कहीं 1550 की ट्रेजेक्टरी में धीरे धीरे करके जा सकता है, जो करंट भाव से भी करीब 15% का अपसाइड है। आ, थोड़ा सा चल गया है स्टॉक, डिस्क्लोजर क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है नीचे के लेवल पर। तो देखिए 1264, 1265 के पास अच्छा बेस है। आपको 1245 से 1265 पे कोई भी डिप पर मिले, या आप अगर स्टैगर्ड एंट्री करना चाहें तो मुझे लगता है 1550 की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। अगर आप प्रेस्टीज को देखिए, प्रेस्टीज स्टेज का भी कई बार जिक्र हुआ है, मुझे लगता है धीरे धीरे ये 2100 रुपए की तरफ जा सकता है। इसका भाव 1917 है, और अगर ये ब्रेकआउट आता है 2100 का, तो हो सकता है ये 2250, 2300 रुपए के जोन तक भी यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे। इसके भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट का मानना है कि इस क्वार्टर में रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग रहने वाले हैं। तो प्रेस्टीज स्टेट और ब्रिगेड पर मैं बुलिश रहूंगा। चलिए, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज दोनों स्टॉक्स हैं जिसके टारगेट भी आपको बताए गए हैं। इनमें आप रियल एस्टेट सेक्टर में अगर रहना चाहते हैं तो खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। लेकिन सर ऑन द फ्लिप साइड पीएसयू स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी है वो टिकाऊ नहीं है। ऊपरी स्तरों पर प्रेशर हर आप देखेंगे उछाल में देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेशन अब नज़र आ रहा है इन स्टॉक्स में। इंस्टीट्यूशंस का जो रुझान है वो कम है। उसके साथ साथ मेटल शेयरों में भी हमने देखा है कि कमजोरी बनती हुई दिख रही है, कि बावजूद इसके कि ग्लोबल फ्रंट पर जिस तरह से रेट कट का सिनेरियो है ये मेटल की डिमांड के लिए पॉजिटिव है, तो उसके बावजूद हमने देखा कि आरईसी, बीईएल, पीएफसी, बीएचईएल, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर ये तमाम स्टॉक्स करेक्ट होकर या फिर गिरकर ही बंद होते हुए नजर आए। तो क्या करना चाहिए सर पीएसयू और मेटल स्टॉक्स में, खासतौर पे पीएसयू नेम्स की बात करें तो? देखिए अगर आप केवल केवल पीएसयू नेम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल कुछ एक स्टॉक है, जैसे जीएसपीएल है। तो मुझे लगता है जीएसपीएल के अंदर एक अच्छा बिल्डअप है। अगर आप नेशनल मीडियम को देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा अच्छा बिल्डअप है। तो यहाँ पर आप जरूर जीएसपीएल और नेशनल मीडियम पे आप ध्यान रख सकते हैं।
तो देखिए जीएसपीएल तो प्राइवेट सेक्टर से, नेशनल यूनियन पे जरूर आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप सब जगह देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। मैं अगर बहुत ध्यान लगाऊं तो मुझे केवल एक जीएसपीएल ही दिखता है जहां पर बुलिश व्यू है। हिंदुस्तान जिंक को आप देखिए तो कंसोलिडेट हो स्टॉक हो रहा है 470 से 520 के जोन में। लेकिन अगर इसको आप अवॉइड भी कर दीजिए थोड़ी देर, तो मुझे लगता है जीएसपीएल को आप एक बार देखिए, नेशनल यूनियन को देखिए, और एक स्टॉक जरूर मैं इसी सेगमेंट में आपको दूंगा मेटल में, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। इसको देखिए, मुझे लगता है 1320 तक की ट्रेजेक्टरी में जय बालाजी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी मैं बताऊं संदीप जी आपको, ये बेसिकली डीआई पाइप्स में इसने क्या किया है, अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन इस साल करीब 300 350 करोड़ बढ़ा रही है। नेट डेट करीब 380 करोड़ के आसपास है। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि साल भर में डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। जबरदस्त डिमांड है, जल जल जीवन मिशन से देखें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से देखें, तो डीआई पाइप्स के अंदर काफी अच्छी इसकी बिक्री हो रही है। 3 लाख टन की कैपेसिटी है जो ये 6.5 लाख टन के आसपास करना चाह रही है। तो देखिए यहाँ पर आने वाले समय में भी मार्जिन, EBITDA मार्जिन जो अभी 58% वाई ग्रोथ है, ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल स्टॉक पे अगर आप नजर बनाएं, मुझे लगता है करंट भाव से करीब 330 तो आप मान लीजिए, 18% 20% का अपसाइड तो बिल्कुल मान लीजिए सर, जय बालाजी इंडस्ट्रीज में आपको मिल सकता है। तो 3 नाम, जय बालाजी इंडस्ट्री, जेएसपीएल और नेशनल यूनियन, ये तीनों पे आप जरूर बुलिश व्यू ले सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई पीएसयू और मेटल शेयरों की, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़रूर प्रेशर देखने को मिल रहा था कल के सेशन में, क्योंकि फ्रंटलाइन इंडाइसिस यानी कि बाजार तो ज़रूर मैनेज नज़र आ रहा है कि 2 दिन से लगातार मजबूती हो रही है, नया रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही जाकर हम बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखिए आप, एडवांस डिक्लाइन पूरी तरह से मंदड़ियों के पक्ष में था। 1000 से कम शेयर थे जो कि चढ़कर बंद हुए, 1550 से ज़्यादा शेयर ऐसे जिनमें गिरावट देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कि गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी, और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों गिरकर बंद होते हुए दिखे हैं। 75 से 80 अंकों के आसपास ही गिरावट थी, और हायर लेवल से दोनों इंडाइस आप देखिए, जो इंटरडे हाइज बने थे इन दोनों इंडाइसिस के, वहाँ से ये दोनों शेयर करीब दोनों इंडेक्स 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे, यानी कि हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या हल्के होकर ये दोनों इंडेक्स बंद होते हुए नजर आए हैं। लेकिन कुछ आउटलाइनर्स, कुछ आउट परफॉर्मर्स भी हैं सर इसमें। ब्लू डार्ट है, सेंचुरी प्लाई है, मेगासॉफ्ट है, मिसेस बेक्टस फूड है, जिसका हाल फिलहाल हमने देखा है कि QIP भी आया था, उसके बाद से लगातार तेज़ी बन रही है। तो इन आउट परफॉर्मर्स में आपकी क्या राय होगी सर, या कुछ और भी ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो आपको पसंद हो? तो देखिए, ब्लू डार्ट को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, इमीडिएटली खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस काफी नीचे है, 8200 रुपए के आसपास का बेस है। जिस पर आप बाय करेंगे तो आपको आपको एक अच्छा लेवल इसके अंदर मिल सकता है। जो इसका प्रीवियस हाई है 9600 रुपए का, जो सितंबर 22 का हाई है, मेरे ख्याल से उसका ब्रेकआउट आना चाहिए। स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक आपको हो सकता है यहाँ से करीब 2000 रुपए और ऊपर, करीब 11,000 की ट्रेजेक्टरी में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा अगर सेंचुरी को आप देखिए तो सेंचुरी प्लाई में आप देखिए तो यहाँ पर भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। प्लाई टेक्सटाइल दोनों में अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 885 का भाव है। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है अपना प्रीवियस दिसंबर 23 के हाई का। मुझे लगता है धीरे धीरे ये 1000 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप अगर ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर आप ध्यान लगा सकते हैं। उसमें से एक नाम है कैंपस एक्टिववेयर का। इसको ध्यान रखिएगा, Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए थे। इसके बाद Q1 फाइनेंशियल ईयर में करीब 4% वाई डिग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक इसके बाद भी कंसोलिडेट हो गया है। अच्छी बात यह है कि ये जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल है वहां से करीब 47% की सेल क्लॉक करता है, और ये सेगमेंट करीब 51% कैगर के ग्रोथ से पिछले 4 साल में ग्रो किया है। तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी है। मुझे लगता है धीरे धीरे 418 420 जो 36% ऊपर है, यहाँ पर स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। एक स्टॉक और है हाइकल। हाइकल पे तरफ ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा संदीप जी, बहुत अच्छा मूव आया था पीरामल फार्मा के अंदर। बेसिकली सीडीएमओ सेगमेंट में जो कंपनीज काम कर रही हैं, पीरामल तो बड़ा सीडीएमओ है। आप यूएस में जिस तरह से आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के बायोसिक्योर एक्ट आया है, तो 4-5 चाइनीज कंपनियां बड़ी बैन हो गई है वहां पर, उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिल रही है। उसके अंदर देखिए एक सीडीएमओ सेगमेंट में हाइकल भी है। इसका आप देखेंगे तो जो फार्मा से और क्रॉप प्रोटेक्शन से रेवेन्यू है, क्रॉप प्रोटेक्शन से में करीब जो 77% रेवेन्यू है वो सीडीएमओ सेगमेंट से आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन होगी। यहाँ पर बड़ा टारगेट है मुझे लगता है सर
ये धीरे धीरे करके स्टॉक, अभी इसका भाव करीब 400 रुपए आसपास है, तो 440 450, और थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 550 560 तक के टारगेट करीब 50% ऊपर के यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो हिकाल हुआ, एक कैंपस एक्टिववेयर, सेंचुरी प्लाई और ब्लू डार्ट में तो डिप्स पे आप खरीदारी कीजिए। 11,000 तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आज शाम फेड का फैसला आने वाला है, तो आज के लिए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? चल अब शो के दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं। सबसे पहले सर, केमिकल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि भले ही बाजार में कैसा भी रुख हो, चाहे वो छोटे मझोले शेयर गिर रहे हों, ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा हो, या फिर थोड़ी कॉशियसनेस देखने को मिले, लेकिन केमिकल शेयर में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही स्मार्ट मूव्स देखने को मिल रहे हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी हुआ, आरती सर्फेक्टेंट्स 2 दिन से लगातार मजबूत है, नियोजन केमिकल्स, सुदर्शन केमिकल्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं केमिकल स्पेस से जहाँ पे बहुत तेज़ मूव्स देखने को मिल रहे हैं। 10-10, 12-12% के या फिर 20% तक के जो मूव्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसा तबका है जो कि बाजार की तेज़ी में कहीं ना कहीं छूट गया था या बाजार ने इग्नोर कर दिया था, अब ये कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद हो इस स्पेस से? जी बिल्कुल, देखिए हिमाद्री केमिकल्स तो चल गया, काफी चल गया वो। हिमाद्री और सुमितोमो में एक बुलिश व्यू था, जो ब्रेकआउट आ गया सर, दोनों स्टॉक चल गए। देखिए आप देखिए तो कोरोमंडल में अभी भी मुझे लगता है, पहले भी मैं कोरोमंडल में राय दे चुका हूँ नीचे के लेवल पर। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, मुझे लगता है अगर अगर इस ग्रुप की सारी कंपनीज को देखें, चाहे आप कोरोमंडल देखें, चाहे आप इसमें सीजी पावर देखें, ठीक है, चोलामंडलम देखें, तो सभी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ भी मुझे लगता है एक अच्छा बेस 1650 के आसपास का बना है। धीरे धीरे ये स्टॉक हो सकता है 2000 की ट्रेजेक्टरी में आपको जाता हुआ दिखाई दे। बेहतरीन परफॉर्मर ये भी स्टॉक रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जरूर एक बात ध्यान ध्यान लगाना चाहिए। तो इसके बाद देखिए फ्लोरोकेम में आप देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, जो करीब 3200 रुपए के भाव से आया था, स्टॉक 4400 रुपए के पास है। मुझे लगता है अभी और इसमें तेजी बाकी है। करीब ये 5500 के भाव तक धीरे धीरे करके जा सकता है। एंट्री टाइम नहीं हो पा रही है, तो अगर कोई एंट्री कर रहा है तो इसी वीक का जो लो है 4350 का, वही उसको लेना पड़ेगा और एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री करना पड़ेगा। इस तरह के मूव को वैसे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक मुझे लगता है कि एक एंट्री का जो है चांस बन सकता है। ठीक है, तो गुजरात फ्लोरोकेम और कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पे तो 2000 तक के जो टारगेट्स हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल में देखने को मिल सकते हैं। केमिकल के अलावा सर, मोबिलिटी स्पेस में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं। कल ओला इलेक्ट्रिक पे एक रिपोर्ट आई थी, स्टॉक में हमने देखा ऊपरी सर्किट लग गया। इकॉस मोबिलिटी हाल की लिस्टिंग है ये भी, इसमें भी हमने देखा कि कल के सेशन में मूव था। ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, ये जितने भी इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं या फिर मोबिलिटी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनमें हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिख रहा है। आपकी कोई राय सर, कोई स्टॉक्स क्या ऐसा फैक्टर है जो कि इनको ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है? जी तो देखिए, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट लाइन में आ जाइए, अगर आप हीरो मोटो को देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। बजाज ऑटो काफी चल गया है, अब एंट्री लेते नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए हीरो मोटो पर एक बार आप ध्यान ध्यान मुझे लगता है दे सकते हैं। संवर्धन मदरसन की तरफ ध्यान रखिए, देखिए एक अच्छा बेस 195 के 181 के आसपास एक बहुत अच्छा बेस संवर्धन मदरसन में बन गया है। ये करीब 20-25% ऊपर करीब 235 की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल एक बार आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप बाल्किस इंडस्ट्री को देखें तो रिटायर स्पेस में तो यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना है। मुझे लगता है शायद ये धीरे धीरे जो है 3200 और ऊपर की तरफ 3400 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। मिंडा कॉर्प को आप देखेंगे तो ये फिर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, पिछले 3-4 सप्ताह में कंसोलिडेट हो गया, एक बेस इसके अंदर बन गया है करीब 533 के आसपास। मुझे लगता है फिर ये ऊपर की तरफ एक बार एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस से अगर इसको ट्रेड किया जाए करीब 530 के आसपास को स्टॉप लॉस रखा जाए, फिर इसका ट्रेंड मुझे लगता है ठीक ठाक बनेगा। ये दोबारा एक बार 648 की ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ एक स्टॉक है जहां जरूर आप एक बार ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्री में देखें, यहाँ मुझे लगता है कि जो कंसोलिडेशन है वो जैसे ही 506 के ऊपर स्टॉक सेटल करेगा, एक बड़ा मूव इसमें हमें देखने को मिल सकता है। देखिए एचबीएल पावर मैंने कई बार ये स्टॉक आपको शेयर किया है, काफी नीचे के लेवल से 484 के लेवल से। अब देखिए स्टॉक ऑलरेडी जो है 628 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहे हैं। टीवीएस मोटर देखिए काफी नीचे के लेवल पर 2200-2300 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था, अभी भी टीवीएस मोटर में करीब 3200 तक का रास्ता बचा हुआ है। तो स्टॉक कंसोलिडेट करके बेस बन गया है करीब 2700 रुपए के आसपास। अगर कोई है तो बिल्कुल बना रहे, धीरे धीरे देखिएगा आप ये 3200 की ट्रेजेक्टरी में आपको जाता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है सर। इसके अलावा सर हम देख रहे हैं कि चुनिंदा जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनमें भी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अमूमन हम देखते भी हैं कि जब मॉनसून रिट्रेस हो जाता है तो उसके बाद खरीदारी का रुझान दिखता है अभी सीमेंट स्टॉक्स में, लेकिन अभी इस बार तो पहले ही देखने को मिला, अभी मॉनसून रिट्रेस हुआ नहीं है। कुछ स्टॉक्स जैसे स्टार सीमेंट हुआ, नुवोको विस्टास हुआ, सौराष्ट्र सीमेंट, सह्याद्री इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अभी से ही मूव दिखाना शुरू कर चुके हैं। आपकी इस पूरे स्पेस पर राय है और कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो इन लेवल्स पर भी? जी, तो देखिए, मैंने प्रिज्म जॉनसन पे अभी रिकमेंडेशन दिया था कुछ समय पहले। मुझे लगता है कि यहाँ जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसके अंदर हमें जो सीमेंट स्पेस में EBITDA है वो करीब 300 रुपए पर टन से 600 रुपए पर टन तक एक 100% की ग्रोथ देखने को मिली थी। 175 के आसपास का रिकमेंडेशन मैंने दिया था। टारगेट था 230, तो 230 से एक स्विंग हाई बना करके आया, लेकिन मुझे लगता है इस क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक 260 270 की ट्रेजेक्टरी में जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स के व्यू बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आपको एक बार जरूर सीमेंट स्पेस में इस पर्टिकुलर स्टॉक में ध्यान रखना चाहिए। चलिए, प्रिज्म जॉनसन 260-270 तक जाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस को लेकर सर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन से जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हुई है ये पूरा सेक्टर ही लाइमलाइट में है हाउसिंग फाइनेंस की जहाँ तक बात है। तो क्या जितने वैल्यूएशंस अब BHFL यानी कि बजाज हाउसिंग के हो चुके हैं, बजाज हाउसिंग का शेयर गिरेगा या फिर जो बाकी स्टॉक्स हैं PNB हाउसिंग हुआ, LIC हाउसिंग हुआ, आवास फाइनेंसेस हुआ, ये सब कैचअप करते हुए दिखेंगे जैसा हमने IPO से पहले भी देखा था? आपकी क्या राय है इस पूरे स्पेस को लेकर? जी, तो देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर कैनफिन होम्स के अंदर जरूर मैं एक बार बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर आपको जरूर एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक पे आप जरूर ध्यान दें। थोड़ा सा इस पर्टिकुलर वीक में आप देखेंगे तो कैनफिन के अंदर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। पहले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा था। 6% हमें डिसबर्समेंट में डीग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन जून पर्टिकुलर मंथ में पिछले 15 महीने का हाईएस्ट डिसबर्समेंट देखने को मिला है। अगर आप देखिए तो कंपनी को लगता है कि Q2 में करीब 2500 करोड़ का डिसबर्समेंट रहेगा। पहले जो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड थी वो Q4 में काफी ज्यादा थी, तो उससे स्प्रेड पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ दिखाई दिया था। इस बार इन्होंने कमर्शियल पेपर्स की बोरोइंग में Q2 में कहीं ना कहीं एक एज लिया है। तो ये इनका निम्स में एक बार एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बार ऊपर की तरफ चलना चाहिए। धीरे धीरे स्टॉक मुझे लगता है 1020 1050 की ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश करेगा। तो करंट भाव से भी करीब 15 से 20% का अपसाइड मुझे लगता है कैनफिन होम में बन सकता है। तो हाउसिंग फाइनेंस में कैनफिन होम्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सर जो बड़ा इवेंट है वो फेड का फैसला ही है। इस बात को लेकर डिबेट नहीं है कि रेट कट होना नहीं होना, केवल इस बात को लेकर है कि क्वांटम क्या होगा, क्या 25 बेसिस पॉइंट होगा या आधा % होगा। इन एनी विच केस रेट कट तो होना ही है, ये तय है, फेड की ओर से ये फैसला आना ही है। उसके साथ साथ कमेंट्री जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्याज दरें सर अगर घटनी है, जो कि फैसला आने वाला है आज शाम को, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा बैंकों को मिलेगा या NBFCs को मिलेगा? जी, मुझे लगता है बैंक्स का बिल्कुल चले नहीं है। NBFC स्पेस आप देखेंगे काफी चला है अगर आप देखेंगे सेगमेंट को, लेकिन बैंक्स बिल्कुल बैंक देखिए, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है अभी। तो वहां पर जरूर एक बार आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल एक बार वहां पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनेगा। आप अगर वैसे भी देखें, अदरवाइज भी देखें, तो जिस तरह का मूव आपको चोलामंडलम में देखने को मिला, इसके अलावा जिस तरह का मूव आपको मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज या इसके अलावा आपको दूसरे NBFCs में देखने को मिला, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में वगैरह में देखने को मिला है, उस तरह का मूव आपको बैंक्स में देखने को नहीं मिला है। तो फिर से मेरा यही मानना है कि एक बार बैंक की तरफ नजर जरूर रखनी चाहिए। यहाँ आपको जरूर अच्छे बिट्स मिल सकते हैं। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपको बैंक निफ्टी में प्ले करना है तो आप कुछ एक बैंक्स की तरफ ध्यान रखिए, फेडरल बैंक की तरफ ध्यान रखिए। अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ, छोटे बैंकों में ध्यान रखिए। सिटी यूनियन बैंक की तरफ आप एक बार ध्यान दें। एक्सिस बैंक देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ 90% के लगभग क्लॉक हुआ था, इसका स्टॉक किस तरह से गिरा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ आप ध्यान रखें। ICICI बैंक, यूएस स्मॉल फाइनेंस और वन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक है जहां पर आप बिल्कुल नजर बना के रखिए। चलिए, तो बैंकों में ज़्यादा फायदा आ सकता है रेट कट का, क्योंकि बैंक ज़्यादा चले नहीं हैं, NBFCs चल चुकी हैं, तो हो सकता है कि बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए।
फेड के फैसले के बाद इसको आप ध्यान में रख के चलिए। इसके अलावा कुछ और अगर हम सेक्टर्स की बात करें, कुछ और ग्रुप्स की बात करें, तो उसमें एडीएजी यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की बात करें तो रिलायंस इंफ्रा, इन्होंने कहा कि इनकी 19 तारीख को बैठक होने वाली है, ये कुछ फंड रेज करने वाले हैं, उसके वजह से हमने देखा स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। रिलायंस पावर को भी एक ऑर्डर हाथ लगा है, तो कुछ अच्छी खबरें इस पूरे स्पेस के लिए आने लगी हैं। एक और स्टॉक भी है इस पूरे स्पेस में लिस्टेड, वो है रिलायंस होम फाइनेंस का। हालांकि वो पेनी स्टॉक है, 10 रुपये के नीचे है। सर, इस तरह के ग्रुप से क्या आपको लगता है कि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो अब आने लगा है, क्या इनमें निवेश की रणनीति बना सकते हैं, केवल ट्रेडर्स के लिए है ये स्टॉक? जी, तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर सिक्वेंशली देखें तो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें अपटिक देखने को मिला, और स्टॉक ने कंसोलिडेट भी किया। अगर आप देखेंगे तो लगातार अप्रैल के बाद से स्टॉक हायर हाई हायर लो बना करके चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स को डिस्काउंट कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 8-7-8 वीक का कंसोलिडेशन जोन के ऊपर जाकर के स्टॉक सेटल होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है फ्राइडे की क्लोजिंग में उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो इस स्थिति में बिल्कुल बुलिशनेस बनती है, टेक्निकल चार्ट्स पर बिल्कुल बुलिशनेस बनती है। मुझे लगता है इसका एक बेस बन गया है 215 के आसपास। अगर कंपनी फंड रेज कर रही है तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं असर मार्जिन्स पर, टॉप लाइन पर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है धीरे धीरे स्टॉक हो सकता है 280 से 290 के ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेड बनता है सर, और लॉन्ग ट्रेड बनता है। छोड़ दीजिए प्रमोटर को, अभी सिंपल ये देखिए कि चार्ट पे क्या देख रहा है। कई बार prices discount all the news which is not there, which is not visible. सो सिमिलरली अगर आप रिलायंस पावर को देखेंगे तो ये स्टॉक में जरूर अभी नहीं लूंगा जब तक ये 33 रुपए के ऊपर सेटल नहीं होगा। 23 रुपए 40 पैसे का भाव है, पिछले 4-5 वीक का सप्लाई जोन वही 33-34 रुपए का है। इसको काट देगा, इसके बाद में इसमें बुलिश होऊंगा। उसको काटेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस वॉल्यूम के साथ काटेगा, तब ये आपको हो सकता है पहला टारगेट 36, इसके बाद 40 तक भी आपको हो सकता है स्टॉक जाता दिखाई दे, बट अभी वेट एंड वॉच करूंगा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं रिलायंस पावर 33 के ऊपर खरीदें, 36-40 का टारगेट है, और आपने रिलायंस इंफ्रा के लिए भी 280-290 के टारगेट्स हो जाए हैं। एक अगर आप स्टॉप लॉस बता दें, अगर आप जिन ट्रेडर्स को कह रहे हैं कि इसमें खरीदारी की जा सकती है उनके लिए। जी जी, तो देखिए आप ये समझिए कि लास्ट वीक में जो भी निफ्टी का मूव लास्ट वीक में आया है, वही अब आप स्टॉक देखेंगे तो आपको उसी जगह पर कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ स्टॉक का दिखाई देगा। तो इस रिलायंस इंफ्रा का भी अगर आप बेस देखेंगे तो करीब 205 से 212 है। तो आप कंजर्वेटिव साइड पे 205 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, 280 से 300 रुपए का टारगेट लेकर के चलिए। 280 से 300 रुपये का टारगेट है, 205 रुपये जहाँ पे बेस फॉर्मेशन है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस इंफ्रा में ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं, निवेश की नहीं, ट्रेड जरूर आप करके चल सकते हैं। चलिए सर, निवेश के नज़रिए से आज इस हफ्ते के लिए या फिर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई ऐसे स्टॉक जो आपके रडार पे हैं जहाँ पे अभी भी खरीदारी की जा सकती हो? जी, तो देखिए जैसा मैंने अभी शेयर किया, मुर्गप्पा ग्रुप के सारी कंपनी तो अच्छा करती है, उसी में कंपनी है सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं जिसमें मोटर ड्राइव रेलवे वगैरह है, वहाँ 70% रेवेन्यू कंपनी का आता है। यहाँ पर मार्जिन हमें फर्स्ट क्वार्टर में कंप्रेशन देखने को मिला था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स है उसमें अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 2400 करोड़ रुपए की है। मैनेजमेंट को लगता है कि अभी और यहाँ पर 40% के लगभग हमें नए टेंडर्स मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पीबीआईटी में आप देखें तो हमें एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। सिमिलरली आप पावर सिस्टम्स में देखें तो ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और दूसरे एलाइड प्रोडक्ट्स में 30% का रेवेन्यू कंपनी का, यहाँ पर हमें एक डिसेंट 20% की सेल्स ग्रोथ और करीब एक अच्छा हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला था पीबीआईटी में करीब 12-12.5% का। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक 60% वाई बढ़ती हुई दिखाई दी थी, 4600 करोड़ के आसपास। तो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक अगर कंपनी का देखेंगे 7000 करोड़ के आसपास है, जो कि 44% बढ़ी है। करंट कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन 85 से 90% के आसपास है, और ये Q3 पे ही एक्सपेंशन इनका कंपनी का प्लान है, जो कि बेसिकली फंक्शनल हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने जीजी ट्रॉनिक्स करके कंपनी है जो बेसिकली कवच, अगर आप जो ट्रेन कोलिजन डिवाइस है उसके लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ से गवर्नमेंट ऑर्डर्स कंपनी को मिलने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आने वाले समय में एक बड़ा ट्रैक्शन बनेगा। 730 रुपए के आसपास का भाव है, आप बाय डिप्स पर ही बाय करिए 700 रुपए तक। 666 666 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है 875 से लेकर 900 रुपए, तो 20% से लेकर के आपको 25% तक का टारगेट
यहाँ हो सकता है आपको अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाए। ओके, तो सीजी पावर एक स्टॉक है जहां पे आप कह रहे हैं कि 875-900 रुपये तक के टारगेट हैं, 666 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। केवल एक ही पिक है सर? एक और आप पिक ले लीजिए, हिताची एनर्जी। देखिए एनर्जी सेगमेंट में आपने देखा है बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो अगर आप देखिए तो कंपनी यूटिलिटी और इंडस्ट्री, बेसिकली यूटिलिटी और इंडस्ट्री कस्टमर्स को सर्व करती है। इंजीनियरिंग की और इसके अलावा दूसरे सॉल्यूशंस कंपनी के पास है पावर टेक्नोलॉजी के अंदर, ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंडस्ट्रियल मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 3 गुना इंक्रीज वाई बेसिस पर फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला था। तो जो एचडीबीसी टेक्नोलॉजी है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट की न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके ये बेसिकली जो पावर ग्रिड्स होते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी, उनको सेटअप करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है। वहां पर कंपनी बिडिंग कर रही है, इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये बेसिकली जो सिस्टम होता है ऑल्टरनेट करंट पर नहीं चलता है, डायरेक्ट करंट पर चलता है, और ये बहुत तेजी से पावर ग्रिड्स में यूज हो रहा है अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज इसका लाइफ अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो देखिए इसके अलावा देखिए हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में, वंदे भारत प्रोजेक्ट में कंपनी के पास करीब 4,000 करोड़ का तो मार्केट साइज है वंदे भारत का। यहाँ पर कंपनी के पास काफी ऑर्डर्स रहते हैं, और कंपनी को ऐसा लगता है कि डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ का यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 में देखने को मिलेगी, और अच्छा यहाँ पर ऑर्डर बुक और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देखें तो Q1 में ही करीब 8,500 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास थी, जो रिकॉर्ड बैकलॉग है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी इसका भाव करीब, इस पे बाय ऑन डिप्स पर भी खरीदिए, 12,300, 11,635 तक आप इसको खरीदिए, 11,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये आपको 14,200 के आसपास 15%, और धीरे धीरे आपको देखेंगे तो 15,000, मतलब मोटा मोटा 25% तक आपको ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा। ओके, तो हिटाची एनर्जी यहाँ पे 14,200, 15,000 तक के जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डिप्स पे खरीदिए, 11,300 का स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरा नाम है सीजी पावर का, 875-900 के टारगेट हैं, 666 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि 731 रुपये के आसपास का फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ये हिटाची एनर्जी के लेवल्स भी आपके सामने हैं, जहाँ पे 15,000 तक का मूव आ सकता है, और 11,300 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। इसमें भी सर 2 से 3 महीने का व्यू लेके चलें? जी, कम से कम 2 से 3 महीने का व्यू लेकर चलिए। चलिए, तो 2 से 3 महीने के लिए दोनों स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? जी बिल्कुल, जो स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, सीजी पावर, हिटाची एनर्जी, उसके अलावा दूसरे स्टॉक, वो क्लाइंट्स को पहले रिकमेंडेड हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में मिल सकते हैं सर। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आज सुबह सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। तो क्या खरीदें क्या बेचे को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।